बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और हम मिलकर पाकिस्तान के मीडिया को जो झूठ की दुकान बना हुआ है इसे मात दें और असल हकाइक और तज्जिए और खबरें आप तक इसी तरह पहुंचती रहें। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। केपी हुकूमत ने आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। गिरफ्तारी होगी, एफआईआर कटेगी और कानून इस हवाले से क्या कहता है और इल्जाम आईजी इस्लामाबाद के ऊपर क्या है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर सवाबी जलसे की अपडेट भी आपको आज की नशिस्त के अंदर देंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहला बाज़ाब्ता डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर रिएक्शन आ गया। हुकूमत और उनमें जो बैठे हुए मुख्तलिफ वज़रा हैं, उन्होंने पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई और इस जवाब में हुकूमत क्या कह रही है डोनाल्ड ट्रंप की जीत से मुतल्लिक, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पार्लियामेंट की राहदारियों में वीडियो बनाने पर पाबंदी, हुकूमत और हुकूमत में बैठे हुए उनके इत्तेहादी कैमरे से और सहाफ़ियों से इतना खौफ क्यों खा रहे हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कुछ रिपोर्ट्स पेश की गई, कुछ जजेस जाकर जस्टिस याहिया अफरीदी को मिले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में। इमरान खान के हवाले से क्या खबर है, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जजों को नवाजा गया है और अलाउंसेस, क्या ये टाइमिंग इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है और खामोश रहने के लिए अलाउंसेस दिए गए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर भारतीय साइड से मरीम नवाज को एक जवाब भी मिला, ये जवाब क्या है ये भी आज की इस नशिस्त में आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि 2 बयानात आए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दूसरी तरफ जो दफ्तर खारजा है डोनाल्ड ट्रंप की जीत के मुतालिक। हम पिछले जो 48-72 घंटे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पहले और एक हफ्ता पीछे अगर आप चले जाएं और फिर इलेक्शन के ठीक 48 घंटे के बाद अमेरिका से खबरें ये आ रही थी कि खानदान के लोगों से बात हुई है। इमरान खान की जो इस वक्त जेल के अंदर कंडीशन है वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को बताई गई। डोनाल्ड ट्रंप को भी बताया गया कि इमरान खान इस वक्त किन हालात के अंदर जेल में उन्हें कैद किया गया है। उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए और डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बताया गया कि उनसे पहले वाली जो हुकूमत थी यानी बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को कैसे गिराया और केसेस कैसे कैसे बनाए गए हैं और ये बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अमेरिका, जब आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, जो स्टेट की पॉलिसी है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में गिराने में अमेरिका का किरदार था, शायद इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ना दे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमेरिका एज अ स्टेट उसका जो स्टांस है वो डिफरेंट हो सकता है किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर, लेकिन यहां पर एक शख्स की आज़ादी का मामला है। एक ऐसा शख्स जिसका इन्फ्लुएंस अमेरिका की आवाम ने भी देखा जब वहां पर वो खिताब कर रहे थे, और फिर इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी जाकर बताई कि इमरान खान का अमेरिका के अंदर कितना बड़ा क्लाउट है और ओवरसीज जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये मामला एक ऐसे लीडर का है, ये रियासत का मामला नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान के पर्सनल ताल्लुकात यकीनन एक रास्ता हमवार करेंगे। माइट भी अमेरिका ये ना कहे कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते या हम कुछ कर सकते हैं, या जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है जहां तक मुदाखलत का मामला है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के हवाले से। लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से जरूर एक डेवलपमेंट होगी। आज हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, 2 महीने में, यकीनन इस पे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो ज़रूर ये सवाल उठाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना एक तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पे इसे डिफरेंट तरीके से लिया गया है। एक वो चैप्टर है जो अमेरिका में बाकायदा लॉबिंग कर रहा है कि इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से रब्ता किया गया और हम ज़रूर ये मामला उठाएंगे और इवन के ट्वीट्स जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मौजूदा हुकूमत करती रही वो भी उन तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अंदर और इमरान खान एक डिफरेंट लाइन लेकर चल रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं किसी तरह भी अमेरिका से अपनी आज़ादी की बात नहीं करूंगा, न्यूट्रल रहें, पाकिस्तान के मामलात में आप मुदाखलत मत करें। और पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने का मतलब यह है कि हमारी सोवरेनिटी के ऊपर आप हमला करेंगे और जहां तक जंग है, जहां तक लड़ाई है,
मैदान में मौजूद हैं, भागे नहीं है नवाज शरीफ की तरह, भागे नहीं है आसिफ अली जरदारी की तरह दुबई कि वहां पर हमें कोई जो है वो शेल्टर दे दिया जाएगा, किसी आलीशान महल के अंदर हम रहेंगे और जब तक हमारे हालात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ठीक नहीं होते हम वापस आ जाएंगे। इमरान खान जेल में बैठकर इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ असद कैसर साहब की स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्होंने क्या कहा, यानी तहरीक इंसाफ का जो पाकिस्तान का चैप्टर है वो ये कहता है कि ट्रंप की कामयाबी से कोई लेना देना नहीं, मुल्क की मामलात में मुदाखलत की इजाजत हम किसी तरह भी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान की रिहाई अमेरिका की इन मुदाखलत के बगैर हो सकती है और अदालतों पर उन्हें यकीन है, तो फिर आप लगे रहें और कोशिशें करते रहें। क्योंकि आज पाकिस्तान की अदालत जो है ना जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने हमें एक डिफरेंट किस्म की एक लाइन दी है और ये तमाम नकात मैं आपके सामने रख देता हूं। क्योंकि असद कैसर कह रहे हैं कि मुदाखलत मत करें और इमरान खान की रिहाई के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इस पर आपने कमेंट करना है कि क्या ये सही अप्रोच है या फिर गलत अप्रोच है। क्या हुआ जी, ये मैं आपको बता देता हूं। 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक हैं और मियां गुल हसन औरंगजेब ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की है। जहीर अब्बास साहब इमरान खान की तरफ से और बुशरा बीबी की तरफ से पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने नैब तरामीम पढ़कर सुनाई, क्योंकि नैब तरामीम को बहाल कर दिया गया ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद। तो जहीर साहब ये कह रहे हैं कि जो काबीना का फैसला है ना जी, इसे कानूनी और आईनी शेल्टर है, एक कवर है, लिहाजा उसको बुनियाद बनाकर आप इनकी बरियत की जो दरखास्त है इस पर फैसला दे दें। आमिर फारूक साहब ने कहा कि एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं बताई। देखें ये डंडियां कैसे मारते हैं, खान को अंदर रखना था ना, तो उन्होंने कहा कि फैसला दे दो, वजूहात ना लिखना। और पाकिस्तान में ये अदालतें आमतौर पे यही करती हैं, जब आपने किसी चीज़ को दाखिल दफ्तर करना हो, लटकाना हो, डिलिंग टैक्टिक्स के तौर पे इसी किस्म के जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं और वजूहात नहीं लिखी गई। एक अदालत में केस चला, आप उसे चैलेंज करते हैं पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत में, वो जब केस की बारी आती है कई हफ्ते बाद, कई महीनों के बाद, तो जज ये कहते हैं कि जनाब वजूहात जो हैं वो बताई नहीं गई और एहतसाब अदालत के जज ने ये जानबूझकर किया। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एहतसाब अदालत के फैसले की वजूहात सामने नहीं है। अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा कि हम एहतसाब अदालत को केस वापस भेज रहे हैं और आप जाकर वहां से फैसला करवा लें और वजूहात के साथ फैसला करवाएं। तो ये सर्कस है सर। कैंगरू कोर्ट्स जो है ना वो एक छोटा लफ्ज है। पाकिस्तान के अंदर तमाम जजेस, अदलिया कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और अगर असद कैसर साहब को ये लगता है कि इन अदालतों से आपको इंसाफ मिलेगा और आपको अमेरिका को नहीं कहना चाहिए कि ट्रंप की जीत से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, सर याद रखें पाकिस्तान की आवाम कभी भी ये नहीं कहेगी कि इमरान खान डील करके आई। ये इमरान खान का हक है, उसके ऊपर जितने भी मुकदमात बनाए गए वो झूठे थे, झूठ का पलंदा है ये मुकदमात। इमरान खान ने करप्शन नहीं की। इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो आपकी और हमारी जंग लड़ेगा। 74 साल खान साहब की उम्र हो गई, लोगों ने यहां पर अपनी एक्सटेंशंस और दीगर प्लान बनाकर बैठ गए। तो आपको क्या लगता है कि अगले 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस क्या इमरान खान की इन हालात में वापसी हो पाएगी अगर उनके केसेस इसी तरह अदालतों में चलते रहे कि आप पिंग पोंग जो बॉल है टेबल टेनिस पे के टेबल पर आप खड़े हैं और एक तरफ से हिट किया जाता है, दूसरी तरफ से हिट किया जाता है और केसेस ऐसे ही बना लिया आपने। एक अदालत ने वजूहात नहीं लिखी, 2 जज कहते हैं कि वजूहात नहीं है, हफ्तों के बाद केस लगा और फिर दोबारा रिमांड किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है कि रिमांड बैक करेंगे, जाएं जी जाकर फैसला करवा के आए और वजूहात इस दफा लिखवा कर लाइएगा। इंसाफ इस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। फिर जहीर अब्बास साहब को कहना पड़ा कि 2 हफ्तों में बरियत की दरखास्त पर फैसला जो है वो दिया जाए, ये भी आप जो है उन्हें बता दें, क्योंकि वहां पर भी डीलिंग टैक्टिक्स है ना। मैं केस को नहीं लगाता, मेरी मर्जी, केस आपका है, कब सुनूंगा मेरी मर्जी, जब दिल करेगा तब सुनूंगा मेरी मर्जी। तो ये मेरी मर्जी जो है ना, इसकी बाकियात अभी भी आपको पाकिस्तान की अदालतों के अंदर मिलेगी। दूसरी चीज, 190 मिलियन पाउंड बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें खान साहब की, अब ये दोबारा फैसला करने की हिदायत की है जी। और इससे एक जुड़ी हुई खबर मैं आपको और भी दे देता हूं सर, ये डॉट से डॉट मिलाते जाएं, पता लग जाएगा कि असद कैसर क्या बात कर रहे हैं, अदालतें कैसा इंसाफ देंगी। और फिर अदालतों का आपने कंट्रोल तो कर लिया, अब आप उनका मुंह भी बंद करेंगे। पहले पाकिस्तान बार काउंसिल जितनी भी हैं, पाकिस्तान की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट की, अब एक और भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है और ये बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है सर। और इन्वेस्टमेंट क्या है कि वफाकी हुकूमत ने जजेस की तनख्वाहों और
जो हाउस रेंट अलाउंस में इसमें इजाफा कर दिया है। मुबारक हो सर पाकिस्तान की अदलिया को, केसेस थे तुसी घट नहीं कीते पाकिस्तान दे, आवाम को इंसाफ तो मिल नहीं रहा। चलें आपका भला हो गया, पाकिस्तान की आवाम जो है उनका भला नहीं हुआ, आपका जरूर भला हो गया और आपको अलाउंस भी मिल गया, तनख्वाहें भी बढ़ गई, केसेस कम नहीं हुए, फीसेस बढ़ गई हैं। गौर कीजिएगा, जो अपील की दरखास्तें, जो रेट था वो बढ़ गया है पाकिस्तान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने अपील करनी है, वो केस जो है वो कम से कम 10 से 12 लाख पे चला गया है। और जजेस की ये जो वकला की फीसेस हैं वो अलग हैं, जजेस मुंह से निकल गया, खैर जजेस की भी ये फीसें ही है ना, कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो वकला की फीसेस बढ़ गई, अपीलें, तो इंसाफ और उसकी कीमत आपने बढ़ा दी। साथ साथ इन्होंने भी कहा ना कि सर अगर इनकी फीसें बढ़ रही हैं तो हमारी भी फीसें बढ़ाई जाएं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको खामोश करवाने के लिए कि किसी लेवल पर कोई आवाज ना उठा सके और सारे लोगों को पैसे देकर, अलाउंसेस देकर, यानी निजाम को काना किया जा रहा है। इससे अच्छा लफ्ज जो है मेरे पास नहीं था इस पूरी सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए कि निजाम काना हो गया सर। वफाकी हुकूमत ने जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया जी। हाई कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा और हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। और कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हो गया है। मुबारक हो जी पूरी पाकिस्तान की अदलिया को, आपके पैसे बढ़ गए, आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ी। आम आदमी ने रोटी कैसे कमानी है वो किसी को नहीं पता। आम आदमी रोटी पूरी करे या अपने केसेस को भुगते, उसके केसेस कम नहीं हुए, लेकिन जजेस का घर जो है वो भरा जा रहा है। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई, सर ये भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कार्रवाई करेंगे और अदलिया को कंट्रोल करेंगे और फिर दीगर मामला, तो दूसरी तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अली अमीन गंडापुर, केपी में उनकी हुकूमत है और उस हुकूमत ने क्या फैसला किया, ये हुकूमत ने फैसला ये किया जी कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा आईजी इस्लामाबाद और उनके साथ साथ 600 पुलिस के जो एहलकार थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। मुकदमे में तोड़फोड़ है, दहशतगर्दी और दीगर दफात जो है वो लगाई जाएंगी। और सूबाई कबीना के इजलास में पेश नुकसानात की रिपोर्ट अभी जो है उसमें ये बताया गया कि केपी हाउस इस्लामाबाद पर छापे के दौरान तोड़फोड़ से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। वज़ीर आला केपी के और अरकान असम्बली की कीमती शाबी गायब हुई। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर बता रहे थे कि उनके 2 फोन हैं जी, आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है गायब हैं और इसके अलावा उनकी पर्सनल दस्तावेजात भी हैं, लाइसेंस, असलहा भी है, ये सब जो है वो गायब हो गया है। ठीक हो गया। अब इसमें जो खबर आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और इस हवाले से केपी हुकूमत और ख़ासतौर पे जो एडवोकेट जनरल हैं वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 179 के तहत जहां वाक़या हुआ FIR वहीं दर्ज की जाती है, ये एडवोकेट जनरल कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात की कि ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जहां पर दायरा इख्तियार से बाहर भी FIR दर्ज हुई। ठीक है, मिसाल के तौर पर लोग बाहर बैठे होते हैं पाकिस्तान से, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। बैरून मुल्क में वाक़यात की FIR खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज हुई, ये इससे पहले माजी में हो चुका और अब केपी हाउस में जो कुछ हुआ है इस पर जो हुकूमत है वो कार्रवाई करने जा रही है। दायरा इख्तियार की मिसाल उन्होंने दी है और दायरा इख्तियार का मतलब ये है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं। देखना ही होगा कि वफाक FIR तो आप कर लेंगे, तो कल को आप उन्हें बुलाते हैं या गिरफ्तार करने की बात की जाती है तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन एक बात ये है कि कल को इनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। आपके खिलाफ FIR है और इससे पहले शायद हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। FIR हो गई तो आपका जो नौकरी वाला मामला है ना, ये भी ख़राब हो सकता है। तो नौकरी करें सर, वफाक की नौकरी करें, बचाने आपको कोई नहीं आएगा। जब केस जो है वो अगर दर्ज हो गया तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल जो है वो बन सकती है। मैं आपको खबर ये भी दे दूं, इससे पहले केपी हुकूमत ने जो रेस्क्यू 1112 के लोग थे उनको एक स्टेप तरक्की दी, एक एक्स्ट्रा तनख्वाह दी, इनाम भी दिया, फूलों का हार पहनाया गया। जो अली अमीन गंडापुर खुद खड़े थे, जितने भी एहलकार वहाँ पे आ रहे थे, आप उन्हें गले लगाते, हार पहनाते, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दी ताकि एक एतमाद दिया जा सके कि आप हमारे लोग हैं, अगर आपने कुर्बानी दी है तो हम आपका साथ जो है वो नहीं छोड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। अब पता ये चल रहा है जी कि कारकुनों के एजाज में वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ और इसमें कारकुनान वो जो गिरफ्तार हुए
اور جنہوں نے डी चौक एहतजाज किया उनके एजाज में एक ज़ोराना दिया गया है। तो लोगों को एक एतमाद की ज़रूरत थी और अली अमीन गंडापुर ने इस एतमाद को बहाल किया है। मैं आपको व्यूअर्स एक अफसोसनाक खबर ये जी, पाकिस्तान से कौन सी अच्छी खबरें आती हैं, लोग कहते रहते हैं कि कोई अच्छी खबर दें, तो अफसोसनाक खबर एक और भी है पार्लियामेंट से कि अब जितने भी वीलॉगर्स हैं जी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मैंने आपको कहा था ना कि प्रोग्राम को आप एक तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, मैं कभी भी इस तरफ नहीं गया था, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जिससे भी आप बात करो वो कहते हैं जी कि आपका नोटिफिकेशन ही हमें मिलता। आप जिसको कहो कि प्रोग्राम वो वैसे मिलेगा आपको, मुझे लंदन में बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन जितनी फिल्टर्स लग गए हैं, जो वीडियोस आज से 3 माह पहले 4 माह पहले जब से ये फायरवॉल आई 1-1 लाख व्यूज जो वीडियोस ले रही थी, उन्होंने क्या किया ये मैं आपको समझा देता हूं कि इमरान खान का नाम और ख़ास जो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनके ऊपर फिल्टर्स लगा दिए गए हैं कि इन अकाउंट्स को आपने हर तरह जो है वो रोकना है। तो वो एक तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है एल्गोरिथम्स के हवाले से भी, सब्सक्रिप्शन जो जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। और पाकिस्तान में दूसरा तरीका ये इन्होंने अपना लिया कि अब पार्लियामेंट के अंदर राहदारियों में आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी ना, गाड़ी से उतर कर आए फजल रहमान साहब और उन्होंने साले जफर ने कहा, उस शख्स ने क्या कहा कि आप इमरान खान की खुशामद करके आपको कैसा लग रहा था, ये सवाल हुआ। फिर अगर ख्वाजा आसिफ जा रहे हैं किसी कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में, उनसे सवाल हो जाता है कि ख्वाजा साहब आपने ये जो पाकिस्तान की हिफाजत के बारे में आप बात करते रहे, तो आज आप किस तरह से इसे जस्टिफाई करेंगे। कोई जवाब नहीं होता और वो तकते रहते हैं और निकल जाते हैं। लोगों को रोककर जब ये पूछा जाए कि आज आपने एक्सटेंशन, फौज के खिलाफ आप हमेशा जमहूरियत की बात करते थे और फौज के खिलाफ आप तकरीरें करते रहे, आज आपने एक्सटेंशन कैसे दे दी, लोगों को गुस्सा आता है। तो इन्होंने क्या किया, ये सारे जितने भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कारकुन थे, इससे अच्छा लफ्ज नहीं हो सकता, ताकतवर हलकों के जो कारकुन हैं, उनको ये बात बहुत ही बुरी लगी। वो चले गए, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सादिक साहब, उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि इन लोगों को रोको, पाबंदी लगाओ, ये सवाल हमसे करते हैं और हमारे पास जवाब नहीं है, बदमज़गी हो रही है, हमारी जान छुड़ाओ। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया जी कि अब पार्लियामेंट की राहदारियों में वीडियोस नहीं बनेंगी, पाबंदी लग गई है और फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों के मोबाइल जब्त कर लिए जाएंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों की पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी जाएगी। तो सर, वेलकम टू पाकिस्तान। और ये हमारा मुल्क है जहां पर आज़ादी इजहार की आपको इजाज़त नहीं है, आपको नकलो हरकत की इजाज़त नहीं है, आपको सच बोलने की इजाज़त नहीं है। और देखिए हम कितने बेबस लोग हैं, हमारा जो दीन है ना हमें कहता है कि सच बोलो हालात जैसे भी हों, यही कहता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की निस्बत है सच बोलना। इस कलमे को जब आप पढ़ते हैं ना और आप ईमान ले आते हैं अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर, तो फिर आपको उस रास्ते पे भी चलना है। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि खबरदार, तुमने सच बोला, तुमने सच सवाल पूछने पर पाबंदी है, और जो सच बोलेगा और सच पाकिस्तान की आवाम को दिखाएगा उसको संसार किया जाएगा। ये संसार करना ही है ना, किसी से उसका हथियार छीन लेना और कहना कि ये वीडियो जो है तुम कैमरे से बनाते हो, तुमने हमें बहुत तंग किया हुआ है। तो हमें सच बोलने से रोका जा रहा है और ये वो रास्ता है जिसका हमारा दीन हमें इजाज़त देता है, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामान हमें इजाज़त नहीं दे रही। हमारे हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, हम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पाकिस्तान की आवाम को घसीटा जा रहा है। इन ऐवानों में इनके नाम पर वोट हासिल करके इन लोगों को हमेशा पाबंद सलासल और रांदा दरगाह किया जा रहा है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो सरकार फिर इनकलाब ऐसे ही आते हैं, आप इस इनकलाब को रोक नहीं सकेंगे। किसी ने कहा कि यार क्यों क़यामत नहीं आती, क्यों लोगों को इतना सब कुछ हो जाने के बाद ख्याल नहीं आता, क्यों लोग अपने हक के लिए नहीं निकलते। सर जरूर निकलेंगे, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं इस मामले के अंदर और मैंने कभी भी मायूसी की बात नहीं की। आप अपना जोर लगाएं और फिर पाकिस्तान की आवाम का जब जोर लगेगा ना तो आपको लग पता जाएगा। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, ये आपके साथ शेयर करना व्यूअर्स बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए, अवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, अवाम ने अपनी जो मर्जी थी वो बताई, अवाम ने वोट किसको देना था वो दे दिया, लेकिन पाकिस्तान में ताकतवर हलके जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। भारत के अंदर मोदी पिछले कई बरसों में एक ऐसा एक एंटिटी बन गया कि उसको हराना नामुमकिन था, लेकिन भारत की आवाम ने
जब अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने उसको कबूल किया, कोलिशन गवर्नमेंट बना ली। ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानता जाओ, और वहां पे कोई फॉर्म 47 वाला नहीं आया। ये फर्क है डेमोक्रेसीज कैसे बिहेव करती हैं। अमेरिका के अंदर इतनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन थी, लेकिन कमाला हैरिस ने अपनी जो हार थी उसे तस्लीम किया और सारा गुस्सा जो है उसने जाकर निकाला जो बाइडेन के ऊपर कि इसकी वजह से हमारे हैं, हमने हारना नहीं था। उसने ये नहीं कहा कि ट्रंप जो है या वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने हमें हरा दिया और हम इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया और हम मानते नहीं है। डेमोक्रेसी सर इस तरह खड़ी रहती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप हार गए, आपने अपनी हार को तस्लीम नहीं किया और हार को फॉर्म 47 वाली जीत में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो ये फर्क है डेमोक्रेसीज का। मैं भी एक और भी आपको जो तवज्जो है आपकी दिलवा दूं, तवज्जो दिलाओ नोटिस है ये आप तमाम लोगों के लिए कि ये तमाम लोग ना सफर क्यों नहीं करते। ये जो राहदारियों की बात है कि सवाल कोई ना करे और पाबंदी लगाई जा रही है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर नहीं करते, ये लोगों के दरमियान नहीं जा सकते, ये लोगों की शादियों में, खान साहब ने तो ऐसे ही कहा ना कि इनकी शादियों में नहीं जा सकेंगे, ये वाकई नहीं जा सकते। ये लोगों के हिसार में अपने जो किराए के लोग होते हैं उन्हें बुलाकर नारे लगवाते हैं। पाकिस्तान की आवाम नारे नहीं लगाती, जो अपने हक के लिए नहीं निकलती उन्होंने इनके हक में क्या नारे लगाने हैं भाई। जो आवाम अपने हकूक पर डाका डाला जा रहा है उसके लिए आवाज बुलंद नहीं करती तो इनके लिए क्या आवाज बुलंद करेगी। ये किराए के लोग हैं जिन्हें बुलाया जाता है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जहाजों में सफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ना कोई वीडियो बनाएगा, सवाल करेगा। और इससे पहले भी मरीम के साथ हुआ ना, लिफ्ट से वो निकल रही और पूछा किसी ने तो उनको शायद ये बर्दाश्त नहीं हो सका। सो दिस इज पाकिस्तानी गवर्नमेंट जी और इनके ये रवैये हैं जिनको ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम क्लोजली देख रही है। अभी एक और लोटा जो है पकड़ा गया है और इस लोटे ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और मुबारक ज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे भाई के कातिलों को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए मैंने अपने ईमान को बेच दिया। यही कह सकते हैं ना, और क्या कहेंगे। वोट इमानत था इमरान खान की, लेकिन आपने इमानत में खयानत कर दी क्योंकि आपको इंसाफ नहीं मिला। तो ये लोग अपने साथ होने वाले जुल्म को, जो जुल्म हुआ, शहीद जिसने किया उसको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन ये कोई दलील नहीं थी कि क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला इसलिए मैंने जाकर पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा कर दिया, मैंने अमानत में खयानत कर दी, मैंने जमहूरियत का कत्ल कर दिया। मेरा भाई जो है वो शहीद हुआ, उसे कत्ल किया गया, लेकिन जो मैं करूंगा वो ये है कि मैं जमहूरियत का कत्ल करूंगा। और वो वफाकी काबीना में शामिल करने की बात भी जी अब हो रही है। और उनको वादा, उन्होंने एक तरह से ना, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि आप भाई की शहादत के ऊपर सियासत कर रहे हैं और आपने उसको इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला सारों के भाइयों को सलामत रखे, ये मेरी दुआ है। और मैं मुबारक ज़ेब साहब के दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप शहादत की भाई की बात करते हैं और दूसरी तरफ काबीना में शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो इस पे आपको सियासत और बारगेनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। लोटों का मुस्तकबिल हमें पता है जी क्या हुआ। जमातों से जब तहरीक इंसाफ के आप छोड़ के जाते हैं, कहाँ है वो, मुझे तो खैर उसका नाम भी याद नहीं रहा, ओपोजिशन लीडर जो था फैसलाबाद से, कहाँ गया किसी को कुछ मालूम नहीं। उसका तो अब नाम भी याद नहीं है मुझे, हकीकतन मैं नाम उसका भूल गया हूँ कि वो राजा रियाज जो है वो कहाँ गया। तो ये लोटों का मुस्तकबिल है। व्यूअर्स, आखिर में आपको ये खबर दे दूं कि चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जी इजलास हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जजेस की मुलाकात हुई है और जो केसेस हैं सिंध के, पंजाब के और दीगर, इसका पूरा एक खाका जो है बताया गया। एलामिया जारी हुआ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि इमरान खान को पेश किए बगैर उसका रिमांड दिया जाता रहा, किस कायदे कानून के तहत आप ये करते रहे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर जो एक्ट है ना, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने ये किया। लोग कह रहे हैं कि ये यही अफरीदी साहब हैं, ये भी एक रॉन्ग नंबर है और इनके जो कुछ फैसले थे इन्होंने ये साबित भी किया। अभी ये आज की हमारी नशिस्त है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अमेरिका से एक शख्सियत जो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से मुसलसल राब्ते में है उनसे बात की जाए और वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए लेकर आएँ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।